जिसके तहत सरकार ये पूरा प्राइवेटाइजेशन का ड्राइव शुरू करने वाली है। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो है हमेशा की तरह लक्ष्मण रॉय आपके लिए लेकर आए, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पर क्योंकि खबर बहुत बड़ी है तो टुकड़ों में इस खबर को आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। और इस खबर का मायने क्या है, इससे बाजार पर इंपैक्ट कैसा पड़ेगा, किस हद तक सेंटिमेंट्स बदलते हुए नजर आएंगे, और जिन सेक्टर्स में डाइवेस्टमेंट की, स्टेक सेल्स की, प्राइवेटाइजेशन की तैयारी हो रही है, वहां पर हमारे आपके लिए मौके कौन से हैं, इस पर बात करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और ध्यान रखें, आपको याद होगा जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात करी थी, तब बात करी गई थी प्राइवेटाइजेशन के एक बड़े ड्राइव की। तब कहा गया था कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में पूरी तरह से सरकार बाहर निकलती हुई नजर आएगी। तब कहा गया था कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कुछ ही कंपनीज को रिटेन करा जाएगा। तब लक्ष्मण एक्सक्लूसिव लेकर आए थे सबसे पहले कि 1, 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 कंपनियां होंगी जो शायद स्ट्रैटेजिक स्पेस में रखी जाएं और बाकी सारा स्टेक जो है कंपनियों में डाइवेस्ट कर दिया जाएगा। तो सेंटर का जो मच अवेटेड नई पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, उससे रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी अगले आधे घंटे में शेयर करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव क्या चल रहा है, कहां तक बात पहुंची, क्या होगा। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो यह बताइए, जो प्लान आपके हाथ में आया है ये असल में है क्या? क्या ये वो सरकार जिस ड्राफ्ट पे काम कर रही है, जिन गाइडलाइंस पे काम कर रही है वो है, और अभी फाइनल रूपरेखा आने में, फाइनल डॉक्यूमेंट आने में कुछ समय लगेगा? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर। देखिए, वैसे तो इस पूरे मुद्दे के लिए आपने आधे घंटे का शो रखा आशीष, लेकिन मुझे लगता है कि 3 शब्द जो आपने अपने स्टिंग या शो का नाम रखा है, पीएसयू की आजादी, वो खुद ही पूरे आधे घंटे के शो की व्याख्या कर रहा है। ये पीएसयू की आजादी बहुत ज्यादा सारगर्भित है इस मायने में कि जो पूरा प्लान तैयार किया गया है, इसका मकसद ये है कि अभी पीएसयू को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, नई तकनीक के लिए, नई मशीनों के लिए, लेकिन पैसा सरकार के पास है नहीं, चूंकि सरकार इसका प्रमोटर है। अब सरकार चाहती है कि इसका विनिवेश किया जाए, तेजी से पैसा लाया जाए, ताकि आर्थिक तंगी से पीएसयू को आजादी दिलाई जाए, जो पुरानी तकनीक है उससे पीएसयू को आजादी दिलाई जाए, पुरानी मशीनों से पीएसयू को आजादी दिलाई जाए। इसीलिए पीएसयू की आजादी जो है बहुत ही प्रासंगिक ये शो का नाम है। और ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, दरअसल इसको कैबिनेट से मंजूरी देने के लिए सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे, उसकी रणनीति क्या होगी, और उस पूरे मसौदे को लेकर के संबंधित मंत्रालयों से बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही महीने भर के भीतर ये पॉलिसी नोटिफाई हो जाएगी, इस पर काम शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तो हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रखने की जो हमारी प्रॉमिस है लक्ष्मण, वो प्रॉमिस पूरी करने वाले हैं। तो जो कुछ दिनों में हकीकत बनने जा रहा है, क्या होगा, उसका मसौदा है क्या, दरअसल वो डिटेल्स अब शेयर करी जाएंगी। लक्ष्मण, अब बताइए, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें दरअसल कहा क्या गया है? देखिए, इस प्रस्ताव में दरअसल स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से होंगे उसकी परिभाषा दी गई है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से होंगे उसका नाम लिखा गया है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस पूरे प्रस्ताव में 18 सेक्टर को, जी हां 18 सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो फैसला हो जाएगा। तो ये जो 18 सेक्टर है, इस 18 सेक्टर में जो सरकारी कंपनियां होंगी, उन सरकारी कंपनियों में सरकार अधिक से अधिक एक सरकारी कंपनी पर अपना कंट्रोल रखेगी या 4 पर, मतलब कम से कम एक, अधिक से अधिक 4 सेक्टर होंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियों में जिस पर सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, बाकी बेच देगी। मान लिया जाए किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 10 पीएसयू है, तो सरकार उसमें या तो एक रखेगी या तो अधिक से अधिक 4 रखेगी, बाकी 6 को या तो बेच देगी या फिर सरकार उसका मर्जर कर देगी या फिर किसी पीएसयू की सब्सिडरी बना देगी। तो इस 18 सेक्टर की पहचान की गई है। बता दूं कि इस पूरे प्रस्ताव में कंपनियों का नाम कहीं नहीं लिया गया है, सिर्फ सेक्टर का नाम लिया गया है कि ये 18 सेक्टर होंगे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे, और इस सेक्टर में सरकार या तो कम से कम एक, अधिक से अधिक 4 पीएसयू रखेगी। कंपनियां कौन होंगी वो कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार यह तय करेगी कि कौन से सेक्टर में, कौन सी कंपनियों में हम अपनी हिस्सेदारी रखेंगे और कौन सी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच देंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला एक होगा, जिस कंपनियों का वैल्यू बहुत ज्यादा, मार्केट वैल्यू कम है लेकिन असली कीमत बहुत ज्यादा है, तो वैसी कंपनियों में सरकार विनिवेश करके उसकी असली कीमत वसूलने की कोशिश करेगी। अरे वाह,
तो अब इस सरकार की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार। 18 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स क्लासिफाई करे गए हैं, ऐसा लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं। उन सेक्टर्स पे मैं आगे लौट के आऊंगा, लेकिन मैं लक्ष्मण के आने से पहले सोच रहा था सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन रेलवेज हुआ, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा फूड कॉर्पोरेशन, एनएचएआई, ये तो ऑब्वियसली पूरा सरकार का कंट्रोल रहेगा। अब प्योरली क्या रिटेन करना चाहेंगे, उसमें हो सकता है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रिटेन करना चाहें, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन को रिटेन करना चाहें, तो ये कुछ हो सकता है। लेकिन गौरांग सर, ये तो बड़े लॉन्ग अवेटेड लॉजिकल रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है, मानो ऐसा। एक आजादी हमें मिली थी 1947 में। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से आशीष। तो एक आजादी मिली थी 1947 में मेरे ख्याल से, और ये आजादी आज मिल रही है सरकारी कंपनियों को। और जिस तरीके से लक्ष्मण रॉय जी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से आखिर में उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उस पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत है कि बाजार में इन सब कंपनियों के क्या कीमत है और वास्तविकता में इनकी क्या मूल्यांकन है। ये जो दो शब्द आखिर में लक्ष्मण जी ने कहे, इस पर जोर डालने की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये एक बेहतरीन पहल होगी अगर निर्णायक तरीके से सरकार ने जो सोच विचार करके निजीकरण करने की बात की है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि काफी सारी सरकारी कंपनियों का आशीष एक इतिहास रहा है अंडर परफॉर्मेंस का, यानी कि आप एक जगह पर तुलना कीजिए निजी बैंकों की और दूसरी तरफ तुलना कीजिए सरकारी बैंकों की। और ये मैं सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं बात कर रहा आशीष, अगर आप 5 साल का 10 साल का भी इतिहास निकाल के देख ले तो आज के तारीख में सरकारी बैंकों ने लोगों की पूंजी का सर्वनाश किया है जहां तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और दूसरी तरफ निजी बैंकों ने उतने ही बेहतरीन तरीके से लंबी अवधि के निवेशकों को एक पैसे कमा कर दिए हैं, यानी कि मुनाफा कमा करके दिया है। और उसी लिहाज से अगर आप देखने जाए तो चाहे वो BHEL हो, चाहे वो BEML हो, BEL हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो, कोयले की माइंस हो या फिर मेटल्स कंपनियां हो, सभी क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो जो रुझान रहा है वो काफी नकारात्मक। तो ये मानता हूं मैं कि ये सबसे बेहतरीन खबर लक्ष्मण रॉय जी लेकर के आए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार इस बारी पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से निजीकरण करेगी, ना कि इसमें 1 या 2 चीजें छिपी हुई निकलेगी। यानी कि हम बोलते हैं ना कि शब्दावली के बीच में जो शब्द छुपे हुए, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, इसीलिए नाम भी रखा है PSUs की आजादी। बहुत बड़ा मूव है सरकार की तरफ से, बहुत बड़ा स्टेप लेकर आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण, जैसे आपने कहा 18 स्ट्रैटेजिक सेक्टर, बाकी सारे नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर और बहुत तगड़ा डाइवेस्टमेंट, बहुत सारा पेपर बाजार में। अच्छा, 18 से याद आया, मेरे हिसाब से तो इतने सेक्टर नहीं थे, तो 18 तो 7-8 ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक क्लासिफाई कर दिए। नॉन स्ट्रैटेजिक में पता नहीं कितने और क्लासिफाइड होंगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सारा पेपर आना है बाजार में। ये स्मार्टली स्पेस आउट करा जाएगा ना, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा बाजार को एब्जॉर्ब करना। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जब ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था तो मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा सबको है। इसी वजह से इसमें ये प्रस्ताव में रखा जा रहा है बात कि हम अभी पॉलिसी पे फैसला ले लेंगे कि हम इस पॉलिसी के तहत इन 18 सेक्टर में कुछ PSU रखेंगे, कुछ को डाइवेस्ट कर देंगे। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे वहां पे सारी कंपनियों को डाइवेस्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि चालू कारोबारी साल में ही अब सारे के सारे सेक्टर की कंपनियों को देखेंगे बिकता हुआ। उसमें एक लाइन जो सरकार प्रस्ताव रख रही है वो ये कि कब किस कंपनी में डाइवेस्टमेंट करना है, यह फैसला लिया जाएगा 3 आधार पे। पहला कि बाजार का हालात कैसा है, दूसरा कि सरकारी कंपनी की स्थिति कैसी है, और तीसरा कि बाकी माहौल कैसा है। इसके आधार पे हम फैसला लें कब किस कंपनी में विनिवेश किया जाएगा। तो विनिवेश की पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगा जिसके बाद आप बाजार में देखते हुए, हालात को देखते हुए सरकार इसमें फैसला लेगी कौन सी किस कंपनी में विनिवेश किया जाना है। जो आपने कहा 18 सेक्टर है, तो 18 सेक्टर के अलावा मुझे भी लगा कि बाकी बचता कौन सा सेक्टर है। तो मैंने देखा तो बहुत सारे सेक्टर हैं। जैसे कि आपने रेलवे का नाम लिया, तो रेलवे को इससे बाहर रखा गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी चीजें, उसको बाहर रखा गया है। जो पब्लिक हित के लिए, जनहित के लिए काम करती कंपनियां, उसको बाहर रखा गया है। यहाँ पे मार्केटिंग कंपनियों को बाहर रखा गया है। तो काफी सारे सेक्टर, जैसे कि आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। तो बहुत सारे सेक्टर जिसको इससे बाहर रखा गया है। और हम लोग तो लिस्टेड कंपनियों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो कंपनियों की संख्या करीब 150 से ज्यादा है। तो बहुत सारी कंपनियां निकल आएंगी, लेकिन सरकार की कोशिश मुझे लगता है कि लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने की ज्यादा होगी।
अच्छा, वो एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ूं, मैं 18 सेक्टर्स की बात करूं। एक जहन में सवाल आ रहा है लक्ष्मण, ये जो आपने स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की खबर हमें सबसे पहले दी थी और पुख्ता होती हुई नजर आई थी, जिसमें बीपीसीएल, जिसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट तैयारी हो गई थी, बिल्कुल क्लियर था कि होने वाले हैं जल्द, वो तो नहीं अटकेंगे ना? वो तो जस के तस कंटिन्यू होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कई लोगों ने ट्विटर पे लिखा और कहा कि क्या ये सारे प्रस्ताव अटक जाएंगे, कुछ चैनल चला रहे हैं। तो वो ऐसे लोगों को बिल्कुल साफ कर दूं कि इस मुगालते में ना रहें। कहीं से खबर आ रही हो तो बिल्कुल इसको ना सुने। सच्चाई ये है कि सरकार ने जिन जिन कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है या कैबिनेट ने जिन कंपनियों में विनिवेश का फैसला ले लिया है, उस पर इस पॉलिसी का कोई असर नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो मसौदा तैयार किया गया उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सरकार की ये जो सरकारी कंपनियों को निजीकरण की पॉलिसी आएगी वो मौजूदा विनिवेश की प्रक्रिया पर बिल्कुल असर नहीं डालेगी। उन कंपनियों पर इसका कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कॉनकोर जैसी कंपनियां, बीपीसीएल जैसी कंपनियां जिसमें विनिवेश पहले से शुरू हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उस पर कहीं से भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, चलिए अब लक्ष्मण जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अभी जो 18 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, 18 एक साथ कवर करेंगे तो हम सबके जहन में रहेगा नहीं। एक एक टुकड़े में पहले समझाइए, पहला कौन सा ट्रांच जो सेक्टर्स आपने पता करें, स्ट्रैटेजिक डिफाइन जो होते हैं, उसके बाद जरा गौरांग सर से पिक्स मांगी जाए। देखिए, सबसे पहले मैं 5 सेक्टर का नाम लूंगा। ये 5 सेक्टर इसलिए चूंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। उनमें से एक है सरकारी बैंक, दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर, तीसरा है कोल सेक्टर, चौथा है स्टील और पांचवा है माइंस और मिनरल सेक्टर। ये सारी जो कंपनियां हैं, ये दरअसल जो है इस सेक्टर की जो कंपनियां होंगी वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियां मानी जाएंगी। इस सेक्टर को सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर डिफाइन किया है। यानी इस सेक्टर में जो भी कंपनियां होंगी उनमें कम से कम एक सरकार अपने पास जरूर रखेगी, अधिक से अधिक 4 रखेगी, बाकी को बेच देगी। हाँ, तो सरकारी बैंक्स, इंश्योरेंस, कोल, स्टील और मिनरल्स एंड मेटल्स। गुरांग सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो सरकारी बैंक्स, और सरकारी बैंक्स में हमने एक कंसोलिडेशन की ड्राइव आती हुई देख ली, एक मेगा मर्जर प्रक्रिया हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से 12 लिस्टेड सरकारी बैंक, 12 सरकारी बैंक है कुल मिलाकर। 13वां जो है आईडीबीआई बैंक, वो तो खैर बिकने के लिए खड़ा ही हुआ है। एलआईसी ने आधा माल ले लिया है, आज नहीं तो कल वो आधा भी बिकने की तैयारी कर रहा है। अब इन 12 में से आपका आकलन क्या है? सरकारी बैंक तो मेरे ख्याल से 4 चाहिए होंगे, मेगा सरकारी बैंक इस देश की जनता को सर्व करने के लिए। आप कैसे देख रहे हो इस ड्राइव को? 4 सरकारी बैंक्स रहे तो कौन से रहे, और आपका सबसे प्रेफर्ड बेट भी बताइएगा जब सरकारी बैंक्स में कौन सा खरीद के रखना है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। तो आशीष, इसका जवाब देने से पहले एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। मेरा ये हमेशा मेरी निजी सोच है, और मेरी निजी सोच ये रही है कि सरकार का काम है देश चलाना, नीतियां बनाना, माहौल खड़ा करना, और जनता जनार्दन देश की आगे बढ़े और उनका जो जीवन है वो आरामदायक रहे, आमदनी उनको मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, ये सब मेरे ख्याल से माहौल खड़ा कर, न कि सरकार का काम है कि आप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके कंपनियां चलाएं। ये मेरी एक निजी सोच रही है और ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है। जहां तक रहा आपका सवाल बैंकों का, तो एक जैसे आपने जिक्र किया, एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा जो था उसको कम करने की कोशिश की, और हमने देखा कि काफी सारी बैंकों को, सरकारी बैंकों को एक साथ ला करके एक बैंक को खड़ी की गई। अगर ये सब सूची में मुझे एक बैंक को मुझे चुनना है, तो मैं सबसे सक्षम और सबसे मजबूत बैंक पसंद करना चाहूंगा, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सरकारी बैंक
जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है, अगर आपको सरकारी बैंक्स का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। और जो आपकी निजी राय है ना गौरांग सर, उसी तरफ ही सरकार दरअसल मूव कर भी रही है। ये बैग एंड बैगेज जो जबरदस्ती का कैरी करना, इन कंपनीज को हमेशा अफ्लोट रखना, जबरदस्ती का पैसा डालना, उन सब से बाहर आने की तैयारी हो रही है। कंट्रोल से काफी कुछ बाहर जा रहा है, पीएसयू की आजादी हो रही है, तो एक बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा लक्ष्मण, एक सवाल उसके बाद मैं आपने जो इंश्योरेंस करा है गौरांग सर, इंश्योरेंस रिलेटेड पिक भी आपसे जानना चाहूंगा। ये जो कंपनी स्ट्रेटेजिक स्टेक्स, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उसमें रिटेन करी जाएगी। मान लीजिए 1 से लेकर 4 कंपनी सरकारी बैंक्स रिटेन कर लिए गए, तो इनमें जिस तरह की सरकारी हिस्सेदारी अभी है वो जस की तस बनी रहेगी, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरकारी हिस्सा रहेगा लेकिन उसे भी कम कर दिया जाएगा, प्राइवेट कंट्रोल दे दिया जाएगा? क्या होने वाला है बची हुई 3-4 कंपनीज का? वो हमेशा के लिए सील लग गई कि सरकारी कंपनीज ही रहने वाली, ऐसा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें दरअसल जो है, जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक यह है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो सरकारी कंपनियां होंगी और जो जिस पर सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, इसका मतलब ये कतई नहीं कि सारी हिस्सेदारी सरकार के पास होगी। उसमें भी सरकार निजी निवेश लाती रहेगी। बहुत ज्यादा संवेदनशील सेक्टर है तो सरकार 51% हिस्सेदारी रख सकती है, अगर थोड़ा सा कम है तो 25% हिस्सेदारी रख सकती है, लेकिन निजी निवेश उसमें भी आएगा। 100% सरकारी कंट्रोल उसमें नहीं होगा, यह बिल्कुल साफ है। और दूसरा कि कंपनी का चयन कैसे किया जाएगा, उसका आधार एक और होगा कि मान लिया जाए किसी सेक्टर में हम 4 कंपनी रख रहे हैं जिस पर सरकार अपना कंट्रोल रखेगी, तो चारों कंपनी में ऐसा नहीं है कि नेचर ऑफ बिजनेस जो है, उनके कारोबार का तरीका एक ही हो, मतलब एक ही 4 सेक्टर के एक ही तरह के बिजनेस चारों कंपनियां कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग तरह के बिजनेस कर रही होंगी तभी 4 को रखेंगे, वरना सिर्फ 1 को रखेंगे। हाँ, तो ये ठीक है, ये क्लैरिटी। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी रिटेन करा जाएगा उसमें भी हो सकता है अंश बेचा जाए, उसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। अच्छा, इंश्योरेंस स्पेस की लक्ष्मण ने बात करी गौरांग सर, जो कि इसी कड़ी में आ रहा है। इंश्योरेंस में जो कंपनीज लिस्टेड स्पेस में है, जीआईसी रे हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी जो लिस्टेड है, कुछ पसंद आ रहा है क्या इसमें? तो ऐसे तो आशीष, जब ये इनके पेपर आए थे, आईपीओ आया था, तभी हमने आईपीओ नोट द्वारा दोनों ही कंपनियों में नॉन लाइफ यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जीआईसी रे और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में निवेश की कवायद की थी लंबी अवधि के लिए। लेकिन अगर दोनों में से अगर मुझे एक पसंद करना हो तो मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस को ज्यादा तवज्जो दूंगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, तो उधर एसबीआई, इधर न्यू इंडिया इंश्योरेंस हटा पे रखिएगा। लक्ष्मण ने अभी सिर्फ 5 सेक्टर्स की बात करी है, बचे हुए सेक्टर्स पे डिटेल में बातचीत, गौरांग सर की पिक्स, इन सब पर फोकस कंटिन्यू करेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पर। और कौन से सेक्टर्स स्ट्रेटेजिक क्लासिफाई करे गए और आप क्या डिटेल्स पिकअप कर रहे हैं? देखिए, दूसरी किस्त में मैं 6 सेक्टर का नाम लूंगा। वो 6 सेक्टर हैं: फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम सेक्टर की जो रिफाइनिंग करने वाली कंपनियां हैं या फिर मार्केटिंग करने वाली कंपनियां हैं। ये जो सेक्टर हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो इन सेक्टर में बहुत ज्यादा संख्या है पीएसयूज की। जैसा कि मैंने फर्टिलाइजर का नाम लिया, तो फर्टिलाइजर में 9 सेक्टर है सरकारी कंपनियां, उसमें कई सारे लिस्टेड कंपनियां, आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर। तो सरकार ने जब इन सब का सर्वे किया तो ये पाया कि सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें पोटेंशियल वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस काफी कम है। तो ये सब कंपनियां ऐसी हैं जो सरकार के रडार पर हैं आने वाले विनिवेश के लिए। इसी तरह से पावर ट्रांसमिशन में आप ध्यान दीजिए कि पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड में सरकार उसके एसेट सेल की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है। पावर जनरेशन में पहले ही आपने देखा कि एनएचपीसी जैसी कंपनियों में मर्जर हुआ, तो और भी मर्जर और या फिर स्ट्रेटेजिक सेल आप पावर सेक्टर में देख सकते हैं। यही हाल पेट्रोलियम सेक्टर में होगा। जो मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, सिर्फ एक सरकार कंपनी अपने पास रखेगी जो मार्केटिंग से होगी, बाकी मार्केटिंग वाली कंपनियों का सरकार विनिवेश कर देगी। तो कुछ ऐसा प्रस्ताव है। इंटरेस्टिंग। तो फर्टिलाइजर और बाकी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड, नॉन लिस्टेड स्पेस की, और आमतौर पे जब हम लोग फर्टिलाइजर स्पेस की बात करते भी हैं चैनल पे लक्ष्मण, तो बताते हैं किस तरह की इनहेरेंट वैल्यू है कई सारी फर्टिलाइजर कंपनीज में जो मार्केट रियलाइज नहीं करता। वैल्यू अनलॉक होगी तो शायद वो रियलाइजेशन प्राइस का मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में गौरांग सर, जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, एनएफएल है, आरसीएफ है, फैक्ट है, ये लिस्टेड सरकारी स्पेस में से कुछ पसंद आता है फर्टिलाइजर वाली कंपनी? तो लक्ष्मण जी ने सबसे पहले नाम लिया था आरसीएफ का, वही कंपनी हमारी खरीदारी की सूची में भी है। और इसका एक कारण ये भी है कि बंबई में जहां पर इनका कार्यालय है और इनकी एक क्षमता है, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, तो बुनियादी तौर पर यह कंपनी हमें सबसे अच्छी लगती है, आरसीएफ।
हाँ, वो चेंबूर का इलाका बहुत फेमस इलाका और उसके आसपास बड़ा तगड़ा ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इस कंपनी के पास। ठीक है, तो आरसीएफ वो कंपनी जिसको आप रडार पर रखिएगा, फर्टिलाइजर में एक प्रिफर्ड पिक। मैं रैप अप करूंगा गौरांग सर की जो पिक्स आ रही हैं हमारे पास, लेकिन लक्ष्मण आप इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव ले आए कि आधे घंटे का शो भी छोटा पड़ रहा है हमारे लिए। अब एक काम करते हैं, क्विकली बताइए बची हुई लिस्ट कौन सी है, फिर गौरांग सर से बातचीत। जी बिल्कुल, जो आखिरी केस था उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, शिप बिल्डिंग, क्रूड ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, गैस ट्रांसमिशन और लॉजिस्टिक बनाने में जो कंपनियां शामिल है वो, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी जो कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं कंपनियां वो इसमें शामिल है। और आखिरी नंबर पे मैं बताऊंगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी, एनर्जी, हाउसिंग, इन सारे सेक्टर को फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां हैं उसको भी सरकार ने स्ट्रेटेजिक हिस्से के तौर पर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर रखने का प्रस्ताव रखा है। इंटरेस्टिंग। तो ये वो सेक्टर्स, पॉकेट्स हैं। फाइनली पूरी लिस्ट आप लोगों की स्क्रीन पे लगातार प्रोड्यूसर चला रहे हैं, जब हमने बातचीत करना शुरू भी नहीं करी थी तब से, क्योंकि लिस्ट लंबी है, आप लोगों को रिटेन करने में मुश्किल होगा, इसीलिए वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। और अब इस कड़ी में आजकल गौरांग सर, वैसे डिफेंस कंपनीज तो रडार पे ही है, गजब का अपमूव आना शुरू हुआ और इस स्पेस से तगड़ी लिस्टेड कंपनीज, कई सारी लिस्टेड कंपनीज है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, बीईएमएल, बीईएल, मिश्र धातु, आईटीआई जोड़ लीजिए उस कड़ी में जो डिफेंस के लिए कुछ हद तक काम करती है। डिफेंस स्पेस में पता नहीं क्या रिटेन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन लिस्टेड स्पेस में भी बहुत सारे डिफेंस का काम होता है। अब आप ये बताओ, इसमें से फंडामेंटली आपकी प्रेफर्ड बेट कौन सी है गौरांग सर? तो आशीष, हम पूरा जो आधार है ये विनिवेश का और निजीकरण का, अगर हम डिफेंस को देखते हैं और एक कंपनी जो कि बहुत ही सक्षम रूप से भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और हमने एक अवतार इनके तरफ से आते हुए देखा तेजस के रूप में। और मेरा ये मानना है और मेरी ये सोच और समझ है आशीष कि आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत में बनाइए, भारत में बना हुआ और भारत में आकर के बनाइए, ये जो मुहिम चलाई है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से आता है। ये तो ना तो सिर्फ ये बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बैक एंड मरम्मत और एयर वर्दिनेस लड़ाकू विमानों की होनी चाहिए वो भी बना करके रखते हैं। तो मैं अगर एक कंपनी पसंद करनी है मुझे, और इसके साथ साथ अगर अंतरिक्ष की भी जो बात अभी लक्ष्मण जी कर रहे थे, इसरो वगैरह, और सरकार इसमें निजीकरण की भी बात आगे जाकर के सोचती है या फिर कोई प्रक्रिया या फिर कोई नीतियों में बदलाव करती है, तो इस कंपनी का शायद योगदान वहां पर भी आ सकता है। तो HAL सबसे पहली पसंद होगी। अरे गजब, इसका आईपीओ आया था गौरांग सर, मुझे आज भी याद है, डीआरपी पढ़ के लगा था इससे बेहतर कंपनी नहीं हो सकती डिफेंस स्पेस में, पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था आईपीओ के बाद, चल के नहीं दिया था। अब फाइनली वो वैल्यू रियलाइज कर रहा है, अब फाइनली इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब जाता हुआ ये स्टॉक, गजब का मूव आ रहा है। और HAL सबसे प्रेफर्ड बेट भी होगी डिफेंस स्पेस में। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश कर